जब शेड के बारे में बात हो रही थी कि 2 मीटर इसको ऊपर बनाया जाता है, तो आपकी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है और नॉलेज है। तो आम लोगों के लिए कि जब ये 2 मीटर ऊपर होता है तो अमोनिया गैस जो कि इनके यूरिन से बनती है, तो ये 2 मीटर से ऊपर नहीं जा सकती। तो ये 2 मीटर पे जब ये रहते हैं तो बड़े ही सुकून से रहते हैं कि अगर ये नीचे रहेंगे, अमोनिया गैस इनके साथ होगी, तो ये इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, खुश भी नहीं रहते, फिर ये वेट भी गेन नहीं करेंगे। तो अब बच्चे लेने आपने वो भी कम देंगे। तो इसके लिए अगर पाकिस्तान में भी हो तो थोड़ा सा अगर ये 1 या 1.5 मीटर ऊपर बनाएं तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे नाज़रीन और सामीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई हाफिज़ वसी मोहम्मद ख़ान और आज का प्रोग्राम है हमारे एक बहुत ही प्यारे दोस्त और प्यारे गेस्ट ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो गुज़श्ता 30 साल से थाईलैंड के अंदर अपना कारोबार कर रहे हैं। आज वो हमारे मेहमान हैं और उनका नाम है मलक शाहीन आवान साहब। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी एसोसिएशन के वहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट भी हैं और मैंने इनको दावत इसलिए दी है कि इन्होंने एक तो मुझे ढूंढा है, ये इनकी मोहब्बत है, अल्लाह ताला इनको अपनी हिफ्ज़ अमान में रखे। और दूसरी बात ये थी कि एक पाकिस्तानी दूसरे मुल्क के अंदर गोट फार्मिंग का बड़ी कामयाबी के साथ कारोबार कर रहा है। ये असल मकसद था आज के इस प्रोग्राम में इनको दावत देने का। लेकिन हम सब पाकिस्तानी एक लफ्ज़ बार बार सुनते हैं कि बैरून मुल्क पाकिस्तानी यानी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारे मुल्क का बहुत कीमती असासा है। और रीज़न उसकी वो ये बताते हैं कि एक साल के अंदर $30 बिलियन की रेमिटेंसेस हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ दुनिया में फैले हुए मुख्तलिफ ममालिक से वो पाकिस्तान में भेजते हैं और उनकी कोई शर्त नहीं होती। उनकी शर्त और उनकी ख्वाहिश सिर्फ एक होती है कि पाकिस्तान खुशहाल रहे और पाकिस्तान तरक्की करे। उसके मुकाबले के अंदर $7 बिलियन हम IMF से लेते हैं और एक बहुत लंबी लिस्ट होती है हुक्मनामा, जिसके ऊपर ये है कि आपने इसकी भी कीमत बढ़ानी है और आपने ये टैक्स भी लगाना है और आपने ये टैक्स भी लगाना है। और जावेद अख्तर साहब का एक शेर है, अगर लहरों को है दरिया में रहना तो फिर होगा उनको चुपचाप बहना। यानी IMF की शराइत के अंदर ये उसके पैकेज का एक हिस्सा है कि अगर आप हमसे $7 बिलियन लें तो $7 बिलियन के नतीजे के अंदर आपको ये काम भी करने पड़ेंगे जो अनवांटेड या अनप्लेजेंट काम जो हैं वो होंगे। तो आज मैं वेलकम करता हूं मलक शाहीन आवान साहब को और मैं गुजारिश करूंगा कि ये बताएं कि थाईलैंड के अंदर ये कैसे पहुंचे और वहां पर पाकिस्तानी कम्युनिटी का क्या हाल है और वो आमतौर पर पाकिस्तानी कम्युनिटी कौन से काम में ज़्यादा इन्वॉल्व है। वेलकम सर। जी वालेकुम सलाम सर, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। और बड़ा अच्छा लगा वसी साहब, आपकी वीडियोस देखी, बड़ा दिल खुश हुआ। आप पाकिस्तान के लिए बड़ा काम कर रहे हैं, मैं तो बड़ा इम्प्रेस्ड हुआ और मेरी बड़ी दिली ख्वाहिश थी कि आपसे मिलूं और अल्लाह ने आज ये ख्वाहिश पूरी कर दी। जैसा कि आपने पूछा है तो स्टार्ट सर 1987 में मैंने ग्रेजुएशन की FC कॉलेज लाहौर से। तो इसके बाद मैं गया थाईलैंड ज़रा सैर सूर के लिए, उसके बाद वापस आ गया। लेकिन मुझे वहाँ का कुछ बिज़नेस, क्योंकि मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा था तो मुझे बिज़नेस का ज़रा शौक़ था, तो मैंने सोचा कि ज़रा बिज़नेस भी देखते हैं। एक्चुअली तो था ये बिल्कुल विज़िट था, लेकिन मैं उसके साथ साथ थोड़ा बहुत बिज़नेस भी देखता रहा वहाँ पे। तो मुझे कुछ चीज़ें ऐसी पसंद आई कि हम यहाँ से इंपोर्ट करें और थाईलैंड में हम सेल करें तो कर सकते हैं। तो हमने उसके बाद थोड़ा थोड़ा ये एक्चुअली ये काम शुरू कर दिया। लेदर का हमारा काम था, तो लेदर में हमने जैकेट्स और अदर चीज़ें जिधर से एक्सपोर्ट करनी शुरू कर दी। एक्चुअली तो थाईलैंड गर्म मुल्क है, वहाँ जैकेट का कोई काम नहीं, लेकिन वहाँ टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है। तो वो जितने भी टूरिस्ट आते हैं तो वो वहाँ से शॉपिंग करते हैं। तो ये काम चलता रहा। उसके बाद हमने ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी में काम शुरू कर दिया। सिल्वर ज्वेलरी काफ़ी अर्सा तक किया। फिर 1998 में वहाँ एक रिसेशन आया जो बहुत बड़ा था,
उस रिसेशन के बाद काफ़ी लोगों के काम जो हैं ठप हुए। जैसे अभी कोविड में बड़ी दुनिया जो है ना उनके साथ बुरा हाल हुआ है, उनका भी बिज़नेस जो है काफ़ी डाउन हुआ है। तो उसके बाद ऐसा है कि हमने सोचा कि यार ये अगर ये जो है सिल्वर ज्वेलरी ये थोड़ी सी प्रिविलेज क्लास है वो करती है, तो हम ज्वेलरी का काम तो था ही, हम इसको उस पे ले गए आर्टिफिशियल ज्वेलरी, कस्टम ज्वेलरी की तरफ। तो ये तो बड़ी प्यारी आपने बताई है कि ये आप यहाँ से विज़िट वीज़े पर गए, विज़िट वीज़े के बाद आपने देखा कि यहाँ पर कारोबार के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। उसके बाद आपने ज्वेलरी को चुना, फिर आप आर्टिफिशियल ज्वेलरी की तरफ आए। ये जो आपने गोट की तरफ आप गए हैं जी सर, कोई इसके बारे में बताएं कि ये ख्याल आपको कैसे आया, नंबर 1। नंबर 2, इसमें शुरू में आपको कोई मुश्किलात आई या नहीं, और तीसरी बात यह है कि अब ये काम कैसा चल रहा है। जी सर ऐसा है कि ये गोट फार्मिंग की तरफ, इसके पीछे मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। श्योर। ऐसा है कि जैसे मैंने अभी बताया कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है वो 50 to 60,000 ऑफिशियली है वैसे, लेकिन हमारे पास एक दूसरी कम्युनिटी है जो कि जिसकी तीसरी से चौथी नस्ल जो चल रही है वो है थाई पठान। माशाल्लाह वो बड़े वेल सेटल्ड हैं, दे आर अबाउट 350,000 प्लस, ये जो उनकी कम्युनिटी है। और उनकी आप देखें कि वो कितने इम्पोर्टेंट है थाईलैंड में कि वो अल्हम्दुलिल्लाह एक तो सारे मुसलमान, दूसरी ये कि उनके इस वक्त 6 MNAs हैं पार्लियामेंट में और 2 मिनिस्टर्स हैं। आप उनकी स्ट्रेंथ देखें, इंडिया बहुत बड़ा है लेकिन इंडिया की आप देखें मेरे ख्याल में उनका एक भी मिनिस्टर नहीं है और एक भी MNA नहीं है इस वक्त। अच्छा, अब ये बात जो मुझे समझ में आ रही है आपकी, और आपने बड़े प्यारे तरीके से बताया कि 50 to 60,000 ये तो वो लोग हैं जो ऑफिशियली वहाँ पर विद वर्क परमिट या जिस भी जो भी कानूनी कागजात हैं उसके मुताबिक हैं, और जो उसके बगैर हैं अगर उनको शामिल करें वो 100,000 के करीब है। अब आपने एक और बात बताई है, ये दूसरी जंग अजीम के दौरान यहाँ से जो फौजें गई हैं उसमें हमारी पठान भाई जो है वो काफ़ी थे और वो वापस आने की बजाय कुछ लोगों ने वहीं शादियाँ कर ली और कुछ लोगों ने वहीं अपने कारोबार जमा लिए। अब आप वो बता रहे हैं कि वो अगर अब शामिल करें तो फिर ये सारे मिलाकर तो 4-5 लाख के करीब है। 4-5 लाख। और तीसरी बात आप ये बता रहे हैं कि वो चूँकि वहाँ के शहरी हैं जी, उसकी बुनियाद पर रिप्रेजेंटेशन इन पार्लियामेंट जी वो भी उनकी है जी सर, और उनके मिनिस्टर्स भी हैं जी सर। तो अल्हम्दुलिल्लाह दैट इज़ रियली वेरी गुड। जी, जैसे कि आपको बता रहा था, तो उसके बाद मैंने देखा कि ये जितने भी पाकिस्तानी पठान हैं हमारे, इनका ज़्यादातर काम जो लाइफ स्टॉक का है, उनका मीट का बिज़नेस है, गोश्त बेचते हैं। तकरीबन थाईलैंड में 70% जो बीफ है वो सारे का सारा जो है मुसलमान फैमिली से है और 100% गोट जो मीट है जो वो भी मुसलमानों की तरफ से है। तो जब हमने ये देखा तो खुद थोड़ा सा सोचा, एक हमारे पास एक बैंकॉक के साथ ही एक छोटा सा देहात है तो उसमें उसको कहते हैं राजापुरी। तो राजापुरी में एक हमारे पास तकरीबन कोई 100 एकड़ के करीब जगह पड़ी हुई थी जो हमने गाय बगाए थोड़ी थोड़ी करके ख़रीदी थी। तो हमने सोचा कि इसमें कोई काम किया जाए, जब ये हमारे भाई कर सकते हैं तो हम भी ट्राई करते हैं। तो हमने वहाँ पे गोट फार्मिंग के लिए सोचा कि इसको स्टार्ट करते हैं। लेकिन गोट फार्मिंग जब सोचा तो हमने सोचा कि सिर्फ गोट फार्मिंग करेंगे, तो उस वक्त ऐसा था कि कोई एक्सपोर्ट नहीं थी। तो हमने सोचा ऐसा करते हैं कि इसके साथ एक स्लॉटर हाउस भी बनाते हैं ताकि जितनी अपनी गोट हमारी तैयार हों उनको स्लॉटर करके उसका गोश्त बेचा जा सके। तो शुरू में हमें पता नहीं था कुछ ज़्यादा, तो हमने बॉयर नस्ल से स्टार्ट किया, उसकी फ़ीमेल ब्रीडर्स ली, फिर मेल ब्रीडर, इसको करते 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 जब थोड़ा कुछ अर्सा गुज़रा तो ये हमारे लिए बड़ा ही मुश्किल काम हो गया क्योंकि हमने कभी किया नहीं था इस काम को। तो जब ये स्टार्ट किया तो फ़ीमेल कभी मरनी शुरू हो गई, कभी वो प्रेगनेंसी में उनकी प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, फिर उनके जब बच्चे हो रहे हैं तो उस वक्त भी कोई हमारे पास हमसे टेक केयर नहीं सही हुई। तो आस्ता आस्ता करते करते हमारा काफ़ी नुकसान होना शुरू हो गया। फिर थोड़े दिनों बाद, कुछ दिनों बाद हमने ये सोचा कि यार ऐसे तो नहीं चलेगा। फिर एक नया बिज़नेस मॉडल बनाया और हमने सोचा कि हाँ, लेकिन इस दौरान हमने ये देखा
कि जितनी भी फीमेल हैं वो बीमार भी जल्द हो जाती हैं, खाना भी ज़्यादा खाती हैं, मोटी भी नहीं होती। मेल जो हैं वो बीमार भी कम होते हैं, खाना भी ठीक खाते हैं, लेकिन उनको वो फैटनिंग उनकी काफ़ी तेज़ी से हो जाती है। तो हमने सोचा कि इस मॉडल को हम दूसरे तरीके से करते हैं। फिर हमने सिर्फ़ और सिर्फ मेल अब हम ले रहे हैं मुख्तलिफ़ फार्म से और उनको फैट कर रहे हैं, फैटनिंग कर रहे हैं उनकी, और अपने फार्म पे भी, अपनी स्लॉटर हाउस पे भी बेच रहे हैं उसको हलाल करके। आजकल वियतनाम हमारा माल जा रहा है, चाइना जा रहा है और मलेशिया, 3 मुल्कों में ये जा रहा है। हमारा फार्म एक तो स्टैंडर्ड फार्म है और दूसरा जो हमारा स्लॉटर हाउस है वो दूसरा ऑफिशियल हलाल स्लॉटर हाउस है पूरे थाईलैंड, और उसके बाद अभी तक कोई ऑफिशियल स्लॉटर हाउस नहीं है। इसके साथ साथ हमने बैंकॉक में अपना एक आउटलेट बनाया जिसमें अपनी हमारी सप्लाई जाती है और हमारा अपना जो मटन है, जो गोट मीट है, उसको हम वैल्यू एडिड करके बेच रहे हैं। और उसके साथ ही एक हमारा रेस्टोरेंट भी है, लाहौर रेस्टोरेंट, लाहौर के नाम से। तो जो हमारा थोड़ा बहुत इधर से कुछ मीट वगैरह कुछ बच जाता है तो हम उधर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये पूरी की पूरी चेन बना के हमने कोशिश की है कि अल्लाह पाक इससे ज़रा बरकत डाले और अल्लाह पाक इसको कामयाब करें। तो मलिक साहब, मैं समझा हूँ कि आपने 100 एकड़ ज़मीन थी जी जी, और आपने सोचा कि चूँकि और पाकिस्तानी या मुसलमान जी जी, ये लाइफ स्टॉक का काम कर रहे हैं तो आपको भी ये काम शुरू करना चाहिए। जी स्टार्ट आपने ब्रीडिंग से किया जी, और बाद में पता चला कि ब्रीडिंग मेरा काम नहीं है जी जी, क्योंकि मेरा जितनी तवज्जो उसको चाहिए जी सर, वो टेक्निकल नो हाउ मेरे पास नहीं है। जी सर, तो आपने वो बिजनेस मॉडल कर लिया फैटनिंग वाला। राइट, उसके नतीजे में आप मुख्तलिफ फार्म से आप मेल्स को इकट्ठा करते हैं जी सर, और 3 महीने आप उनको मोटा करते हैं। जी अच्छा, आप मुझे बताइएगा इन 3 महीनों के अंदर जी, कुछ जानवरों के मरने की जो मामलात हैं, अगर हैं तो वो क्यों हैं, जी और अगर नहीं हैं जी, तो क्या क्या काम आप करते हैं जो इंश्योर करने के लिए जी। कि आपके जानवर वहाँ ना मरे, जो एक मरतबा आपके पास आ गया जी जी, वो उसके बाद फिर वो स्लॉटर ही हुआ जी, सेहतमंद। जी जी। वो क्या आपके पास कोई नुस्खा है या आपकी स्ट्रेटजी क्या है? एक्चुअली नुस्खा तो कोई ख़ास नहीं है, लेकिन बात यह है कि जैसा कि हर बंदा सोचता है कि मेरे बच्चे भूखे ना रहें, तो हम सोचते हैं कि हमारे बच्चे भूखे ना रहें और हमारे जानवर भी भूखे ना रहें। जैसे हम बच्चों को प्यार करते हैं ऐसे ही जानवरों को प्यार करते हैं। एक तो बात ये है, और दूसरी है कि वक्त पे वैक्सीनेशन ये बहुत ज़रूरी है। अब जैसे ही दूसरे फार्म से हमारे पास जानवर आते हैं तो हम उनकी वैक्सीनेशन शुरू कर देते हैं। सबसे पहले तो उनको जो भी थाईलैंड में जो जो बीमारियां उनके टीके लगाए जाते हैं, एक, और दूसरे जो पेट के कीड़ों का जो ये टीका डिवर्मर ये हम उनको लगाते हैं ताकि वो जैसे ही हमारे फार्म में आए तो वो खाना पीना शुरू कर लें और जो कुछ खाएं वो उनको लगे भी। जो हमारा फार्म है कि हम लोग 2 मीटर इसको ऊंचा बनाते हैं। ये जो आपने सिस्टम बताया है इसे कहते हैं सलेटेड फ्लोर सिस्टम। सलेटेड, अब ये सलेटेड फ्लोर से वो तमाम अलाइशें जो हैं नीचे चली जाती वो नीचे चली जाती हैं सर। और उसके रहने वाली जगह जो है वो साफ़ सुथरी होती है। जी, और आप माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप पाकिस्तानी भी हैं, आप मुसलमान भी हैं, और उसमें एक हदीस शरीफ है और वो ये है कि जो सफाई है जी जी, वो निस्फ ईमान है। जी सर, यानी कि वो ईमान लाने के जो तमाम जो 4-5 चीज़ें हैं वो एक तरफ और सफाई दूसरी तरफ। इसका मतलब ये है कि नंबर 1 आप अपने जानवरों को उस तरह ही खाना देते हैं जिस तरह आप अपने बच्चों को देते हैं। जी सर, नंबर 2 आप उनके आते ही पेट के कीड़ों की सफाई करते हैं। जी सर, नंबर 3 जो वैक्सीनेशन जो थाईलैंड के अंदर बीमारियां हैं आप उनकी वैक्सीनेशन करवाते हैं। जी सर, उसके नतीजे के अंदर वो बीमार नहीं होते। जी सर। जो शेड के बारे में बात हो रही थी कि 2 मीटर इसको ऊपर बनाया जाता है, तो आपकी तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन है और नॉलेज है। तो आम लोगों के लिए कि जब ये 2 मीटर ऊपर होता है तो अमोनिया गैस जो कि इनके यूरिन से बनती है तो ये 2 मीटर से ऊपर नहीं जा सकती। तो ये 2 मीटर पे जब ये रहते हैं तो बड़े ही सुकून से रहते हैं कि अगर ये नीचे रहेंगे, अमोनिया गैस इनके साथ होगी तो ये इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, खुश भी नहीं रहते, फिर ये वेट भी गेन नहीं करेंगे। अगर वो बच्चे लेने आपने वो भी कम देंगे। तो इसके लिए अगर पाकिस्तान में भी हो तो थोड़ा सा अगर ये 1 या 1.5 मीटर ऊपर बनाएं तो मेरे ख्याल में ये बेहतर होगा। ये आपने बहुत प्यारी बात बताई है
कि ये 2 मीटर ऊपर रखने का जी क्या क्या फ़वाइद हैं। हमारे यहाँ सबसे बड़ा इशू सर्दियों में आता है कि दरवाजे भी बंद, वहीं पेशाब भी जी है, वहीं सर। गोबर भी है, और हवा का ये चूँकि मीथेन गैस और अमोनिया गैस जो है, जी सर। ये चूँकि हवा से हल्की होती हैं, ये ऊपर की तरफ जाती हैं और ये डायरेक्ट हिट करती हैं आँखों को जी सर। और उसके बाद उस सारे निज़ाम को। जी सर। तो हमारे जानवर इस दौरान बीमार रहते हैं। अब एक बेनिफिट तो आपने बताया है कि जो ही आप ऊपर 2 मीटर रखेंगे तो ये अमोनिया गैस की मार 2 मीटर से ऊपर नहीं होगी। नहीं होती जी। एक और बेनिफिट है, और वो बेनिफिट ये है कि जब आपको सफाई सुथराई करनी होगी तो आप नीचे बड़ी आसानी के साथ ट्रैक्टर के साथ वो सारा गोबर और गंद बला जो है वो आप बाहर लेके जा सकते हैं और वो नीचे वाला हिस्सा भी फिर बिल्कुल ठीक ठाक Very साफ clear, सुथरा रहे। very clear। अच्छा, मैं एक बात बताता हूँ आपको, मैं ऐड करना चाहता जी, हूँ जी। और जो आपने कभी गौर नहीं किया होगा। जी। देखिए, जब आप बात कर रहे थे ब्रीडिंग की, उसमें बता रहे थे कि बच्चे भी मर जाते थे। जी जी जी। अब ये जो जानवर आप लेकर आते हैं ये पहले ही जवान जानवर होते हैं, और जवान जो है वो आमतौर पर अल्लाह ताला ने अंदर उसके अंदर ताकत दी होती है इम्यूनिटी मुकाबला करने की बीमारियों के खिलाफ। इसका मतलब है कि वो भी आपके पास अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है, जी। क्योंकि आप जवान जानवरों में डील कर रहे हैं और आपने 3 महीने रखना है और उसके बाद आपका एक सप्लाई चेन है, जी सर। यानी कि आपको फिक्र नहीं है कि ये जो जानवर तैयार हो रहे हैं जी ये आगे आगे कहाँ जाएंगे। बिल्कुल और वो आपने फरमाया कि जहाँ आपका लाहौर होटल है जी वहीं आपका स्लाटर हाउस भी हलाल सर्टिफाइड जी जो रेयर है जी जी और आप उनमें शामिल हैं। जी सर। अब मुझे आप ज़रा ये बताइएगा कि ये आपका गोश्त बाहर भी जाता है, एक्सपोर्ट भी करते हैं आप? एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, सिर्फ थाईलैंड में ही बेचते हैं। अच्छा, अगर आप एक्सपोर्ट नहीं करते तो क्या थाईलैंड के अंदर किसी और मुल्क से, जैसे इंडिया है, जी जी न्यूजीलैंड है, ऑस्ट्रेलिया है या कोई और हो, किसी और मुल्क का भी गोश्त वहाँ पर आता है? जी, सब मुल्कों से आता है। ये न्यूजीलैंड से आता है सबसे ज़्यादा, फिर ऑस्ट्रेलिया से है और इंडिया से बीफ आ रहा है हमारे पास। लेकिन पाकिस्तान से ये जो है ये कभी भी नहीं एक्सपोर्ट हुई। एक्चुअली हम लोगों के कॉन्टैक्ट ही नहीं है उनके साथ। पहले मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ने या दूसरे लोगों ने काम किया है, हमारी एम्बेसीज ने, लेकिन पिछले टेन्योर में मैं उनका नाम लेना चाहूँगा, जनाब आसिम इफ्तिखार साहब हमारे एम्बेसडर साहब थे, बड़ी मेहनत की। फिर उनके साथ हमारे कमर्शियल अटैची थे कंबो साहब, उन्होंने बड़ी मेहनत की। और आजकल जो हमारे नए फ़ारूक शरीफ साहब, उनका जो बैकग्राउंड है वो भी पीछे से फार्मर बैकग्राउंड है, तो ही इज़ ट्राइंग अलॉट। पाकिस्तान से हमें अब काफ़ी लोग सीमन के लिए कह रहे हैं बोर गॉड का, क्योंकि आपको पता है बोर नस्ल जो है सारी की सारी साउथ अफ्रीकन है। तो लेकिन थाईलैंड में इसकी बड़ी अच्छी इन्होंने ब्रीड बनाई है, ज़बरदस्त इन्होंने इसके साथ काम किया है और बोर अब थाईलैंड की ब्रीड बनती जा रही है। देखिए, आपने बड़ी प्यारी बात कही है कि कहीं ना कहीं हमारी खामी होगी। हमारे कुछ लोगों ने, जो हमारे सिफारतकार हैं, उनमें कभी कभार बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, कुछ माठे लोग भी होते हैं। जी एक बेनिफिट जो है, जो मैंने देखा इंडिया को जो बेनिफिट है, जी जी वो इंडियन कम्युनिटी जो पूरी दुनिया में फैली हुई है, जी जी जब भी उनके मुल्क की बात होती है वो हमेशा उसको फैसिलिटेट करते हैं। जी। अब आपने बड़ी प्यारी बात फरमाई कि वहाँ पर कोई 3.5 लाख के करीब जो हमारे पाकिस्तानी पठान जी जी वहाँ पर गए और सेटल हुए, जी। ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तानी सिफारत खाने को एज है कि जहाँ 6-7 MNAs भी हैं, जी सर। 2-3 वजीर भी हैं। जी। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस तरफ तवज्जो दें, बार्डर ट्रेड हो या ट्रेड जो कमर्शियल ट्रेड जी हो, सर। ये वाला जो सेगमेंट है ये भी मजबूत होना चाहिए। जी, जो लास्ट टेन्योर था और ये भी बड़ी तेज़ी से काम हो रहा है। और ख़ास कर जो पिछले एम्बेसडर साहब थे, आजकल वैसे वो मोफा के स्पोक्स पर्सन हैं जनाब आसिम इफ्तिखार साहब, तो उन्होंने इस पठान कम्युनिटी पे बड़ा टाइम दिया और इनके साथ उन्होंने बहुत काम किया और काफ़ी चीज़ें हासिल भी की हमने गवर्नमेंट से। लेकिन उनके साथ थोड़ी सी नाइंसाफ़ी हो गई कि कोविड आ गया। कोविड की वजह से काफ़ी चीज़ें जो है ना वो ख़राब हो गई, 2 साल उनके ज़ाया हो। ये बात दुरुस्त है कि कोविड ने तो पूरी दुनिया को हिला के रखा है और हम भी चूँकि दुनिया का एक हिस्सा है, लिहाजा हम पर भी उसका असर पड़ा है। तो ये मुझे बड़ी खुशी हुई है कि आज आपकी बात सुनकर। मैं सिर्फ आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप माशाल्लाह पाकिस्तान आते रहते हैं, पाकिस्तान से आपकी जो मोहब्बत है कि वहाँ आपने एक होटल बनाया है, उसका नाम है लाहौर होटल। मैंने नैरोबी में देखा था, वो एक सिख था
जी पाकिस्तान बनने से पहले वो यहाँ से नैरोबी गया था, तो उसने अपने होटल का नाम ही लाहौरिया लोहरिया और वहीं पर बादशाही मस्जिद की तस्वीर थी, उसके अंदर राजा रंजीत सिंह की तस्वीर थी। ये वाला इलाका जो था ना, उसने वो एक किस्म का हेरिटेज बनाया हुआ था कि लोग अपनी जगह को नहीं भूलते। मैं आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो पाकिस्तान आते रहते हैं, जी सर, आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी कम्युनिटी के लिए जो हमारा असासा है और जो लोग बाहर रहते हैं, पाकिस्तान की गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ें फैसिलिटेट कर सकती है? सर सबसे पहले तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जितनी बार भी मैं पाकिस्तान आया हूँ तो मैंने पाकिस्तान को बेहतर होते देखा है, और ख़ासकर अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ासकर लाहौर को तो बहुत बेहतर होते देखा है, क्योंकि हम यहाँ पैदा हुए बड़े हुए, तो देखा कि माशाल्लाह लाहौर तो अब बहुत आगे चला गया। और एक और दूसरी बात है कि पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं। अगर हमारी गवर्नमेंट और हमारे लोग ऑफिशियल्स इसको थोड़ा बहुत हमारे, और टैलेंट, जो टैलेंट है पाकिस्तानी कौम में दुनिया में कहीं नहीं है। तो अगर सही फैसिलिटीज़ हों, और मेरा तो सिर्फ एक ही इनसे रिक्वेस्ट होगी कि खुदारा सिर्फ तालीम पर जोर दें। अगर हम लोगों की तालीम बहुत अच्छी होगी तो हम इंशाअल्लाह ताला बहुत ही अजीम कौम साबित होंगे। जज़ाकल्लाह। ये बहुत मेरे लिए खुशी का दिन है और मेरे सुनने वालों के लिए भी कि हमारे प्रोग्राम में आज थाईलैंड से हमारे ओवरसीज़ पाकिस्तानी मलिक शाहीन आवान साहब मौजूद हैं और उन्होंने अपने तजुर्बात से हमें आगाह किया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इनको और कामयाबी अता फरमाए, और मेरे तमाम पाकिस्तानी भाई जो बाहर बैठे हुए हैं, मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।